हेलो दोस्तों। प्रथम प्रश्न पत्र का सेकंड क्लास लेकर आ गए हैं हम। ठीक है, आइए पढ़ते हैं इसमें। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर प्रथम प्रश्न पत्र शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार का दूसरा क्लास यानी पार्ट 2। इसमें हम पढ़ेंगे मापन के स्तर, एसएस स्टीवेंस एवं मापन के मुख्य तत्व। चलिए देखते हैं इसमें। सबसे पहली बात तो इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले भाग 1 जो हमने पढ़ लिया था पुनरावृत्ति यानी कि उसका रिवीजन कर लें। पार्ट 1 की क्लास पर आधारित महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तरी हमने इसमें रखे हैं कुछ, उसको देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रिवीजन आपका। अगर हम कुछ पढ़ते हैं रिवीजन नहीं करते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होता है पढ़ने का। हमने पार्ट फर्स्ट पढ़ा था, सेकंड पार्ट में पहले पहले सेकंड पार्ट में हम फर्स्ट पार्ट का रिवीजन कर लेंगे, उसके बाद सेकंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए पिछले अध्याय का कुछ सुपर रिवीजन हो जाए। मापन का स्वरूप कैसा होता है बताया था, आप सभी देखिए, केवल मात्रात्मक होता है। मूल्यांकन का स्वरूप कैसा होता है, मात्रात्मक में गुणात्मक दोनों होता है, ध्यान रखेंगे। नियत नियमों के अनुसार अंक देना मापन किसका कथन है, एस स्टीवेंस का है। ध्यान रखना, कथन जरूर याद रखना। आपको पता है फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में आपसे कथन के बारे में पूछा गया है, ऐसे थर्ड सेमेस्टर में भी आपको कथन भी पूछा जा सकता है। नियत नियमों के अनुसार अंक देना मापन है, किसका कथन है, एस स्टीवेंस, याद रखना। क्या शैक्षिक मापन में वास्तविक शून्य जीरो होता है? क्या शैक्षिक मापन में वास्तविक शून्य एब्सोल्यूट जीरो होता है? नहीं होता है, नहीं। इसमें शून्य होने का अर्थ ज्ञान का अभाव नहीं। समझे, क्या शैक्षिक मापन में वास्तविक शून्य एब्सोल्यूट जीरो होता है? नहीं। इसमें शून्य होने का अर्थ ज्ञान का अभाव नहीं है, यानी कि ज्ञान जीरो। समझ गए। मापन प्लस मूल्य, मूल्य निर्धारण मिलाकर क्या बनता है, मूल्यांकन बनता है। मूल्यांकन मूल्य, मूल्य प्लस अंकन भी होता है, लिख सकते हो। चाहे मूल्य प्लस निर्धारण लिख दीजिएगा, चाहे मूल्यांकन को मूल्य प्लस अंकन तोड़कर लिख दीजिएगा, दोनों सही माना जाएगा। ठीक है, चलिए। ठीक है, टॉप 10 क्वेश्चन आंसर, इसमें 5 हमने देख लिए, 5 और देख लें। वो मूल्यांकन मुख्य रूप से कैसी प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया, कॉन्टिन्यूअस यानी बराबर चलने वाली, सतत एवं व्यापक। ठीक है ना, अनावरत व्यापक भी बोल सकते हैं आप। और शैक्षिक मापन प्रत्यक्ष होता है या अप्रत्यक्ष होता है? शैक्षिक मापन की बात हो रही है। अब मापन जो है अप्रत्यक्ष व्यवहार के माध्यम से मापन, समझ में, अप्रत्यक्ष होता है क्योंकि व्यवहार के माध्यम से मापन। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्र के व्यवहार व अधिगम में सुधार करना, यानी कि छात्र ने क्या सीखा, अभी तक कितना सीखा और उसमें क्या सुधार करने की जरूरत है, ये मूल्यांकन में होता है, मापन में नहीं होता है। ठीक है, कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है? शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग और अनावरत प्रक्रिया, यानी सतत प्रक्रिया और अभिन्न अंग है। ध्यान रखना, कोठारी आयोग के अनुसार पूछा जाएगा तो शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग है और अनावरत प्रक्रिया है। मापन और मूल्यांकन में किसका क्षेत्र अधिक व्यापक है? भाई मापन का संकुचित है और मूल्यांकन का अत्यंत व्यापक और विस्तृत है, ध्यान रखेंगे। समझ में, आगे चलते हैं। चलिए हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, कॉन्सेप्ट पे। भाग 2 में हम पढ़ेंगे, भाग 2 में हम क्या पढ़ेंगे, मापन के 4 स्तर होते हैं। एस स्टीवेंस 1946 के अनुसार मापन के 4 महत्वपूर्ण स्तर है ना, उन्होंने इस टाइम पे बताया था। चलिए कौन कौन से होते हैं समझते हैं। स्टीवेंस के अनुसार मापन के 4 स्तर होते हैं, नामित, क्रमिक और अंतराल लिखा हुआ है इसमें, है ना, और इसको अंतरित भी बोल सकते हैं, और अनुपात लिखा है, अनुपातिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, नामित, क्रमिक, अंतराल, अनुपात सही है, लेकिन इसको हो सकता है आपके डायरेक्ट की बुक में ये लिखा हो, है ना, जो सीरीज लेंगे आप, आपको ये नामित मापन मिल जाएगा देखने को, ये शाब्दिक मापन भी मिल जाएगा। उसके बाद क्रमिक को हम क्रमित, क्या, क्रमित भी बोलते हैं, है ना, क्रमित मापन। अंतराल को अंतरित, क्या, अंतरित, अंतरित मापन भी बोलते हैं। और अनुपात को, है ना, अनुपात को आप कहीं पर देखेंगे ऐसे लिखा होगा अनुपातिक, है ना, अनुपातिक मापन, तो देख करके डरने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो नामित मापन में हमारा क्या होता है? ठीक है, इसको हम जूम कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा करके देखें, दो दो को देखेंगे एक साथ।
ठीक है, ये समझ गए। इसमें क्या हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें क्या हो जाएगा, पहला जो हमारा है नामित मापन यानी नॉमिनल लेवल, सबसे प्राथमिक और निम्नतम स्तर वर्गीकरण के लिए केवल नाम या चिन्ह दिए जाते हैं, जैसे जैसे पुरुष महिला, यानी कि नामित मापन होता है तो इसका कैटेगरी कैसे करते हैं, सबसे प्राथमिक, इसमें सिर्फ देख करके नाम या चिन्ह को देख करके अलग अलग कर दिया जाता है कि ये भाई ये पुरुष हैं, है ना, हाँ ये पुरुष है और ये महिला है। इस तरीके से सबसे प्राथमिक और निम्नतम स्तर, ध्यान रखना नामित जो मापन जो होता है सबसे प्राथमिक और निम्नतम स्तर वर्गीकरण के लिए केवल नाम या चिन्ह दिए जाते हैं, जैसे छात्र होंगे तो बोल देंगे कि ये छात्र जो हैं ये पुरुष हैं, ये छात्राएं महिला हैं, और इस तरीके से फिर विषय में भी बोल देते हैं, सामाजिक विज्ञान के विषय हैं और ये विज्ञान वाले छात्र हैं, है ना, ये मैथ वाले छात्र हैं यानी विज्ञान वो गणित वाले छात्र हैं। तो इस तरीके से मतलब एक नाम को देकर के, है ना, इसमें मापन कर दिया जाता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे टू में, है ना, जो आपका टू होगा, टू में आप देखेंगे कर्मिक मापन या कर्मित, है ना, क्या कर्मित मापन, कर्मिक मापन या कर्मित मापन, इसमें क्या होता है, गुणों की मात्रा के आधार पर श्रेणीबद्ध या रैंक प्रदान करना, जैसे कक्षा में प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान, बिल्कुल ध्यान रखना, कर्मित यानी क्रम से, जैसे कि हमने छात्रों को देखा और कुछ छात्र हैं उनको गुणों की मात्रा, जैसे ना उनका गुण क्या है किसी ने, या फिर मार्क्स के नाम पे रख लो, है ना, कि वो किस तरीके से प्रदर्शन किए उसको रैंक दे देना कि तुम पहले आए हो, तुम सेकंड आए हो। मान लो कि हम लोग क्या करते हैं, आर्ट का कंपटीशन करवाते हैं बच्चों में, है ना, आर्ट का कंपटीशन करवाते हैं, फिर उसमें हम देखते हैं कि 15 बच्चों का कंपटीशन है, तो उसमें हम क्या बताते हैं कि ये बच्चा प्रथम आया है और ये द्वितीय आया या तृतीय आया है। तो क्रमित मानी ऑर्डिनल लेवल, एक तरह से क्रम में, है ना, उसको माप देना, मापन करना, तो ये क्रमित मापन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम दूसरा देखें, ये थर्ड के बारे में हम देखते हैं क्या है, थर्ड में देखते हैं अंतराल मापन या अंतरित मापन भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, अंतरित, ठीक है ना, अंतरित मापन बोलते हैं, समझ गए। तो समान अंतर वाले अंकों में मापना, यानी समान अंतर वाले अंकों में मापना, इसमें कोई निरपेक्ष शून्य नहीं होता, जैसे तापमान, बुद्धि, लब्धि, है ना, आईक्यू, बुद्धि लब्धि आईक्यू। तो इस तरीके से अंतरित में क्या होता है, समान अंतर वाले अंकों में मापना, ठीक है, जैसे तापमान बोल दिए कि भी 10 डिग्री से 20 डिग्री, ठीक है, इसके साथ साथ बोल दिए 20 डिग्री से 30 डिग्री है, तो ये समान अंतर, 10 से 20 के बीच में कितना अंतर है, 10 का, 20 से 30 के बीच में कितना अंतर है, 10 का। तो समान अंतर वाले अंकों में मापना, यानी कि समान अंतर वाले अंकों में मापना, इसमें कोई निरपेक्ष शून्य नहीं होता है, यानी कि जीरो से, है ना, 10 ले गए, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें जीरो से स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे इस बात का, ठीक है ना। बुद्धि लब्धि आईक्यू कितना है, जैसे बोल दिए 80 से 90, है ना, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट हमारा है अनुपात मापन, यानी रेशियो लेवल, रेशियो में मापना, सबसे शुद्ध और मनोवैज्ञानिक मापन, इसमें निरपेक्ष शून्य ट्रू जीरो पाया जाता है, जैसे लंबाई भार, है ना, कि लंबाई इतने सेंटीमीटर है, इतना लंबा है, इतना भार है, इतने किलो है, 4 किलो है, 20 किलो है, तो उसमें जीरो पाया जाए, 0 किलो है, शून्य है ना। तो अनुपात रेशियो क्या है, सबसे शुद्ध और वैज्ञानिक मापन, अगर आपसे पूछा जाता है कि वैज्ञानिक मापन मतलब सबसे शुद्ध और वैज्ञानिक मापन क्या है, अनुपातिक, इसको हम अनुपातिक भी बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, फिर अनुपात देखकर डर जाओ। देखिए जैसे इसमें लंबाई भार, ठीक है, इसके साथ साथ देखिए हम आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया। स्टीवेंस के अनुसार मापन के स्तर कितने होते हैं, 4 होते हैं, कौन कौन से, नामित मापन, क्रमिक मापन, अंतराल मापन, अनुपात मापन, या नामित मापन, क्रमित मापन, अंतरित मापन और अनुपातिक मापन भी बोल सकते हैं। चलिए, यहाँ पर स्तर 1 और 2 विस्तृत व्याख्या दिया गया है कि भाई जो नामित है उस क्या क्या है, इसकी विस्तृत व्याख्या इसके बारे में बताया गया। यह मापन, चलिए हम एक एक करके देखते हैं, इन दोनों को जूम कर लेते हैं, ठीक है ना।
नामित मापन में देखिए, यह मापन का सबसे सरल तथा प्रारंभिक स्तर है। मापन का सबसे सरल तथा प्रारंभिक स्तर कौन सा है? नामित मापन। इसमें व्यक्तियों या वस्तुओं को उनके किसी गुण या विशेष के नाम पर, है ना, वर्गीकृत किया जाता है। समझ गए? उदाहरण, क्रिकेट खिलाड़ियों की जैसी जर्सी का नंबर, है ना, गांव के अमीर और गरीब परिवार, छात्र और छात्राएं। भाई एक तरफ छात्र होंगे, देखा कि ये सब लड़के हैं तो उनको बोल दिया कि ये छात्र हैं, इनकी एक श्रेणी हो गई। कुछ लड़कियां होंगी, उन्हीं को बोल छात्रियां, छात्राएं, उनकी एक श्रेणी हो जाएगी। ऐसे मापन कर देना, है ना। या फिर गांव में जैसे गरीब और अमीर का परिवार, तो जो अमीर लोग होंगे, अमीर अगर अमीर बोलेंगे तो अमीर में मान लो 10 घर अमीर हैं तो वो आ जाएंगे। मान लो 35 घर गरीब हैं तो गरीब में 35 घर वो आ जाएंगे, ऑटोमेटिक बढ़ गए। इस मापन में कोई गणितीय संक्रिया जोड़ घटाना संभव नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, गणितीय संक्रियाएं, संक्रियाएं यानी कि जोड़ घटाओ, समझ में आया, जो साइन होते हैं, सिंबल होते हैं। ठीक है, तो इस मापन में ऑपरेशंस जिनको इंग्लिश में बोलते हैं, इस मापन में कोई गणितीय संक्रियाएं यानी जोड़ घटाव संभव नहीं होता। बता दिया हमने ना कि 10 घर अमीर हो गए और वो 35 घर गरीब। ठीक है, इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट, दूसरा देखते हैं, कर्मिक मापन। कर्मिक मापन या कर्मित मापन, आशा करता हूं कि आप सभी को आ गया होगा, कर्मिक मापन और कर्मित मापन दोनों। ठीक है, फिर से लिख दें, सही से नहीं लिखा हुआ है। ये का हो गया, ये ना, कर्मित मापन, अब देखा सही दिखाई दे रहा है। चलिए, कर्मित मापन देखिए, कर्मिक मापन या कर्मित मापन, ऑर्डिनल स्केल, यह नामित मापन से थोड़ा अधिक शुद्ध और व्यवस्थित स्तर है। इसमें वस्तुओं या व्यक्तियों के गुण की मात्रा के अनुसार, पहले उसमें गुण के, गुण या नाम के आधार पर हो जाता है, यहाँ पर गुण की मात्रा, क्या मात्रा है, उसको बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। जैसे कि मेरे अंदर पढ़ने की ज़्यादा थोड़ी कैपेसिटी है, मेरे मार्क्स ज़्यादा अच्छे आए हैं तो मुझे ए ग्रेड दे दिया गया। सॉरी, ग्रेड तो इसमें नहीं देंगे, ठीक है ना। बढ़ते हुए वही रैंक वाला हिसाब है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे इस तरीके से मापन कर दिया गया। फिर देखिए उदाहरण, कक्षा में छात्रों की योग्यता के आधार पर रैंक 1 2 3 या ग्रेडिंग ABCD। ठीक है, यह बताता है कि कौन बेहतर है, लेकिन कितना बेहतर है यह नहीं स्पष्ट करता। समझ में आया? कर्मित मापन जो होता है यह कहता है कि कौन बेहतर है, ये तो समझ में आता है, ए ग्रेड वाला बेहतर होगा, एक रैंक वाला बेहतर होगा, लेकिन 2 ग्रेड वाले से या बी ग्रेड वाले से एक कितना बेहतर है ये नहीं स्पष्ट होता। ठीक है, और जैसे कि उसमें था, है ना, नामित वाले में, किसमें, नामित वाले में, इसमें तो ये भी नहीं पता चलता था, है ना, कि कौन बेहतर है या नहीं है। बस ये होता था कि 2 कैटेगरी बांट दी गई हैं। कर्मित मापन में आपका ये पता चलता है कि हाँ छात्र है, कौन बेहतर है ये तो पता चला, लेकिन कितना बेहतर है यह स्पष्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके लिए हम जो 2 और बचे हुए हैं उनको देखेंगे, ये 3 और 4 की विस्तृत व्याख्या हम देखेंगे यहाँ पर। चलिए, ठीक है, अंतराल मापन या फिर अंतरित, सॉरी, अंतरित मापन, है ना, अंतरित मापन। ठीक है, अंतराल या अंतरित मापन, इसमें वस्तुओं, इसमें वस्तुओं को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि उनके किन्हीं 2 लगातार अंकों में अंतर समान हो। ठीक है, नहीं समझ में आया? इसमें वस्तुओं को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है, कोई भी कई सारी वस्तुएं हैं, छात्र हैं, उनको किन्हीं, उनको जो व्यवस्थित किया जाता है उनके किन्हीं 2 लगातार अंकों के अंतर, उसमें अंतर में समान की, जैसे इस मापन में कोई वास्तविक शून्य, ट्रू जीरो, वास्तविक शून्य नहीं होता, केवल कृत्रिम शून्य होता है। उदाहरण, थर्मामीटर से तापमान मापना, 0 से डिग्री सेल्सियस का अर्थ तापमान का खत्म होना नहीं है। समझ में आया? मतलब कि इसमें कोई जीरो नहीं होता, लेकिन जीरो मानते हैं। अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि तापमान खत्म है वहां से, तापमान तो माइनस में भी जाता है। वही चीज है कि ध्यान रखना, इसमें वस्तुओं का इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि उनके किन्हीं लगातार अंकों के अंतर समझ, जैसे 0 हो गया, फिर 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर 15 डिग्री सेंटीग्रेड, इस तरीके से बीच बीच में 5 का अंतर है। वही चीज, शैक्षिक परीक्षा के अंक और बुद्धि लब्धि IQ इसी स्तर के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखना।
अंतरित मापन के अंतर्गत आते हैं या अंतराल मापन के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट आगे देखेंगे, इसमें क्या है, अनुपातिक मापन। चलिए, यह मापन का सबसे उच्च वैज्ञानिक और विश्वसनीय स्तर माना जाता है। यानी जो 4th नंबर वाला है, इसका क्या है, यह मापन का सबसे उच्च और वैज्ञानिक विश्वसनीय स्तर वाला माना जाता है। इसमें अंतराल मापनी के सभी गुणों के साथ साथ वास्तविक निरपेक्ष शून्य एब्सोल्यूट शामिल होता है। वही इसमें एग्जैक्ट बता दिया जाता है कि क्या शून्य है नहीं है। उदाहरण के लिए, किसी छात्र की लंबाई 0 सेंटीमीटर या भार 0 किलोग्राम होना, यानी उसका कोई अस्तित्व ना होना, ठीक है, इस मापन से पता चलता है। तो इसमें पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है। इसमें सभी प्रकार की गणितीय क्रियाएं, जोड़, गुणा, भाग, अनुपात संभव हैं। समझ गए आप सभी लोग? इस चार्ट को बना लीजिएगा इसी तरीके से जैसे बॉक्स में हमने बनाया है, और इसको समझ लीजिएगा क्योंकि लिखने को आ सकता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर ये थोड़ा सा देख लीजिए, कुछ खास नहीं है लेकिन हाँ है। लेकिन इसको क्या करते हैं, हम पहले जूम कर लें। शैक्षिक मापन के 4 मुख्य तत्व या अंग, जो शैक्षिक मापन होता है, शैक्षिक मापन, इसके 4 मुख्य तत्व देख लीजिए या अंग देख लीजिए। ठीक है, ये पहला देख लीजिए आप लोग, मापे जाने वाला व्यक्ति या वस्तु। ठीक है ना, वह छात्र या व्यक्ति जिसके व्यवहार अथवा विशेषताओं का मापन किया जाता है। जैसे कक्षा का कोई विद्यार्थी, समझ में आया? भाई मापन के बारे में आप देख रहे हो, मापन के 4 प्रमुख तत्व, क्या देख रहे हो आप? देख रहे हो शिक्षक मापन के 4 मुख्य अंग। तो क्या होगा, पहला अंग इसका यही होगा कि जो व्यक्ति होगा, है ना, जो व्यक्ति या वस्तु होगा उसको मापते हैं। वह छात्र या व्यक्ति जिसके व्यवहार अथवा विशेषताओं का मापन किया जाता है, जैसे विद्यार्थी। सेकंड में क्या है, सेकंड में क्या है, मापा जाने वाला गुण या विशेषता, वह छात्र का वह विशिष्ट गुण जिसका मापन शिक्षक करना चाहता है, जैसे बुद्धि, गणितीय योग्यता, रुचि, अभिव्यक्ति। समझ में आया? मापा जाने वाला गुण, समझ लो, मापे जाने वाला व्यक्ति या वस्तु, मापा जाने वाला गुण या विशेषता, मापन के उपकरण या साधन, यानी मापन कैसे करेगा, वे साधन या प्रश्नपत्र, वे साधन या प्रश्नपत्र जिनका परीक्षण, जैसे लिखित परीक्षा में साक्षात्कार एवं मनोवैज्ञानिक टेस्ट लेकर किया जाता है। मापन करता, भाई मापन कौन करता है? ठीक है, मापन कौन करता है? वह व्यक्ति जो मापन की प्रक्रिया को पूर्ण करता तथा अंकों का निर्धारण करता है, जैसे कक्षा अध्यापक। ठीक है, समझ में आ गया? तो अगर आपसे पूछा जाता है शैक्षिक मापन के 4 अंग बताइए, तत्व बताइए, तो मापे जाने वाला व्यक्ति या वस्तु, मापा जाने वाला गुण या विशेषता, मापन के उपकरण यानी साधन टूल, मापन करता इवेल्युएटर जैसे कक्षा अध्यापक। चलिए, समझ आया होगा, मैं आशा करता हूँ आप सभी को क्लास। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। बिल्कुल ज़रूर बताना है आप सभी को, उसी से हमें बल मिलता है आगे की क्लासों को करने के लिए। और ये जो हमारा नोट्स है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, टेलीग्राम का अपने और व्हाट्सएप ग्रुप का, जुड़ जाइएगा। ठीक है, वहाँ से PDF प्राप्त कर लीजिएगा। धन्यवाद।